दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आज हिंदी प्रश्नोत्तरी का भाग 15 लेकर हाजिर हूं मैं बाल मुकुंद और इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का लेवल जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आगे बढ़ता जा रहा है क्रमशः उसी तरह जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है वो उसका लेवल जो है थोड़ा सा हाई होता चला जा रहा है, ऐसा हमने बनाया है। तो अगर आपने पिछले हिंदी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 14 भागों को नहीं देखा है तो हो सकता है ये भाग आपको टफ लगे थोड़ा सा, और उसको अगर आपने देखा होगा तो उससे उन प्रश्नों में जो भी हमने उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के प्रश्नों को हल करने में। तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है हिंदी प्रैक्टिस सेट का 14 भाग, उसको एक एक करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही मदद आपको मिलेगी क्योंकि उसमें जो भी प्रश्न हम लाए हैं वो चुन करके लाए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इस श्रृंखला के पहले क्वेश्चन को, इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के भाग 15 के पहले क्वेश्चन को। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो देखते हैं भाग 15 में महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना होगा, इसको ध्यान से पढ़िए पहले। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद के प्रथम और अंतिम वाक्य को क्रमशः एक और छा की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रथम और अंतिम को एक और छा की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। वो भाग हैं आपके यारा, लावा, जिसकी संज्ञा प्रदान की गई है। ये चारों वाक्य समुचित क्रम में नहीं हैं, अर्थात इनका क्रम उलट पलट दिया गया है। आगे है कि अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये है, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आता है। तो आज हम देखेंगे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन के ऑप्शन को। अच्छा, ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो ऑप्शन में दिया गया है आपका, ऑप्शन में दिया गया है ये वाक्य है आपका ऑप्शन में। जी हाँ, इसको हमको सीरियल से लगाना होगा, क्रम से लगाना होगा। इसमें दिया गया है जिस प्रकार, या फिर नंबर आपका शुरू होता है, दहकना है उसी प्रकार, उसके स्वभाव का, मनुष्य का धर्म, अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। तो ये पहला वाला और अंतिम वाला तो सही है, ये पहले ही रहेगा, ये अंतिम में ही रहेगा। बीच के ये यारा, लावा, चार जो ये वाक्य दिए गए हैं इनको इधर उधर करके आपको पूरा एक वाक्य बनाना है, पूरा एक सेंटेंस बनाना है। तो जो क्रम रहेगा उसी प्रकार का आप उत्तर चुनेंगे। जैसे देखिए, इसमें अगर हम बोलते हैं जिस प्रकार और उसके बाद बोलते हैं वाह वाले ऑप्शन को, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, अब फिर बोलते हैं या को दहकना है उसी प्रकार, फिर ला को बोलते हैं मनुष्य का धर्म, फिर रा को बोलते हैं उसके स्वभाव का, फिर अंतिम पर्याय होना चाहिए। तो हमारा एक वाक्य बन जाता है। अर्थात नंबर 1 पे पहले तो बोला ही जाएगा एक वाला, उसके बाद हम बोलते हैं वा को, वा के बाद या को, और या के बाद ला को, और ला के बाद रा को बोलते हैं, और अंतिम में फिर 6 नंबर बोलते हैं। ये क्रम सही है। फिर से आप देख लीजिए बोल करके, एक बोलिए जिस प्रकार, वा बोलिए अग्नि का धर्म, या बोलिए दहकना है उसी प्रकार, ला बोलिए मनुष्य का धर्म, और रा बोलिए दहकना है उसी प्रकार, रा बोलिए उसके स्वभाव का, और अंतिम 6 बोलिए पर्याय होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ये आपका सेंटेंस है। अर्थात जिस ऑप्शन में वाया लारा दिया होगा वही आपका सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में वाया लारा दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए में वाया लारा दिया गया है। अर्थात आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, वाया लारा। जी हाँ, वाया लारा, ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, संधि से लिया गया है। इस क्वेश्चन को कहा गया है निरोग शब्द का सही सही संधि विच्छेद होगा, यानी निरोग शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। देखिए, एक नियम है आपका, एक नियम है कि जब भी रा के पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो, आ को छोड़कर कोई भी ह्रस्व स्वर हो, तो संधि होने पर ये ह्रस्व स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है, हमेशा दीर्घ हो जाता है। तो जैसे इसमें ये छोटी ही का मात्रा है, क्योंकि विसर्ग संधि के अंतर्गत है तो विसर्ग लगेगा। निधन, इधर रा है
और रा को लेकर के रोग, निधन रोग ये होता है। तो इसमें होता क्या है, विसर्ग का लोप होता है और जो ह्रस्व का मात्रा है, छोटी ई का मात्रा है, बड़ी में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका ना पर छोटी की मात्रा के स्थान पे हो जाएगा ना पर बड़ी की मात्रा, आगे रोग है तो नी रोग हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का एक विशेष नियम है जिसमें प्लस के पहले, विसर्ग के पहले जो भी ह्रस्व स्वर होता है, छोटा स्वर होता है, वो दीर्घ हो जाता है। जैसे निरोग, निरोग नहीं है, शुद्ध शुद्ध आपका जो शब्द है वो निरोग है, ठीक है। इसी प्रकार आपका शब्द है नीरो, जैसे होता है निधन रव, तो ये बड़ी की मात्रा हो जाता है, आपका बनता है नीरव, ठीक है। निरोग है, नीरव है। इसी प्रकार आपका एक शब्द है निधन रस, तो ये छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में परिवर्तित होता है और आपका शब्द बनता है नीरस, ठीक है। इसी प्रकार आपका बनेगा निधन रज, निधन रज, तो ये छोटी की मात्रा बड़ी में परिवर्तित होता है और हो जाता है आपका नीरज। तो एक विशेष नियम है, इसी के तहत आपका ये निरोग शब्द पूछ लिया गया है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, निधन रोग। देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पर बड़ी की मात्रा दिया है तो ये नहीं सही होगा, क्योंकि बड़ी का मात्रा संधि होने के बाद बनता है और संधि विच्छेद में पहले जो है वो ह्रस्व होता है, इस प्रकार छोटी ई का मात्रा। तो ये आपका होगा ऑप्शन बी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला का तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित छंद को पढ़कर, निम्नलिखित छंद को पढ़कर छंद की पहचान कीजिए। एक छंद दिया गया है, छंद का उदाहरण दिया गया है, कहा गया है सिवई सुमंघन करई सिंगारा जटा मुकुट अहिमौर सवारा, ये है आपका। तो सिवई संभुगन करई सिंगारा, यहाँ शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उनकी शादी, उनका विवाह होने का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है इसको आपको देखना है कि ये छंद कौन सा है। चलिए छंदों की पहचान जो है, छंद से क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पर जो है दोहा सोरठा का उल्टा होता है, दोहे के पहले और तीसरे आप देखते होंगे ये छंद जैसे लिखा है ना, इतना भाग लिखा होता है, फिर कामा या विराम होता है, फिर इतना भाग लिखा होता है, फिर विराम होता है, दूसरी लाइन में फिर इतना भाग लिखा होता है, फिर कामा होता है और फिर इतना भाग लिखा होता है, फिर आपका ऐसे विराम होता है। इस फॉर्मेट में आपको कोई भी छंद मिलता है तो ये छंद के भाग होते हैं, इसी को आप कह सकते हैं छंद के चरण। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। ये 4 चरण प्रत्येक छंद में होते हैं। चलिए तो होता क्या है, किसी छंद में इस पहले और तीसरे में कुछ मात्राएं होती है, दूसरे चौथे में कुछ मात्राएं होती हैं, या किसी में समान होती हैं। इसी के आधार पर हम जानते हैं कि कौन कौन छंद है। चलिए, और दूसरी बात, ये एक और 3 जो है विषम संख्या है और ये पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। ये 2 और 4 सम संख्या है और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। ये विषम है, ये सम है। विषम चरण 2 होते हैं, सम चरण 2 होते हैं। अच्छा, परिभाषा बनती है, जिसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं हों और जिसके सम चरणों में 11-11 मात्राएं हों वो दोहा कहलाता है। और इसी का उल्टा, जिसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं हों, जिसके सम चरणों में 13-13 मात्राएं हों वह सोरठा छंद कहलाता है। और जिसके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं हों वह चौपाई छंद कहलाता है। जिसके सभी चरणों में 24-24 मात्राएं हों वह रोला छंद कहलाता है। ये सब आपको याद करना होगा। अब देखते हैं इसके 2 चरण यहाँ आपको दिए गए हैं, सिवई संभुगन करई सिंगारा एक चरण, जटा मुकुट अहिमौर संवारा दूसरा चरण। अब देखना है कि इसके दोनों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं हैं, उसी से पता चल जाएगा कौन सा छंद है। तो मात्रा लगाने का जो नियम होता है वो छोटी ई का मात्रा होता है वहाँ 1 मात्रा लगती है और बड़ा आ का मात्रा होता है वहाँ 2 मात्रा, और साथ ही साथ अगर अनुस्वार है यानी अक्षर के ऊपर लगने वाला बिंदु है वहाँ 2 मात्रा लगती है। तो लगाएंगे सी पे 1 हो जाएगा, वाह यहाँ 3 मात्रा हो गई, यहाँ 2 मात्रा, 1 और 1, तो ये कुल मिला के आपकी 3, 2, 5 और 5, 3, 8 मात्रा हो गए। 8 मात्रा के बाद करही में 2, 10 और 2, 12 मात्रा हो गई। हाँ 11 मात्रा हो गई। और यहाँ पर 1, 2 और 2, 4, इस प्रकार से इसमें कुल 16 मात्राएं हो रही हैं। इसमें देखते हैं 1 और टा में 2, 3, यहाँ 3, 6 और यहाँ 2, 8 और यहाँ 3, 8, 3, 11 और यहाँ भी जो है 5 मात्रा, तो 11, 5, 16, अर्थात इसमें भी 16 मात्राएं हैं और इसमें भी 16 मात्राएं हैं। 16 मात्राएं सभी चरणों में किस छंद में होती हैं, तो है आपका चौपाई छंद, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को, चौथे क्वेश्चन को। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों में। आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस ग्रुप में, सभी ग्रुप में आप शेयर ज़रूर करिएगा, तो बहुत ही अच्छा करेंगे आप हमारे लिए और हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए ये है चौथा क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? चलिए, क्या विभाव समास है, क्या न्याय समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है? कौन सा समास है पंचवटी में? तो जहाँ भी किसी भी समासिक पद में अव्यय लगा हो, अव्यय जुड़ा हो, अव्यय क्या होता है? ऐसा शब्द जिसका रूप कभी भी परिवर्तित ना हो, तो वो अव्ययीभाव समास होता है। और जिस शब्द के अंत में आ या फिर अन लगा हो वो आपका न्याय समास होता है। और जहाँ पर आपको उपमेय उपमान मिलें, विशेष विशेषण मिलें, कोई गुण बताया जाए किसी शब्द के द्वारा, तो वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ शब्द किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पंचवटी शब्द है, जी हाँ, यहाँ पंचवटी शब्द है और पंचवटी एक विशेष स्थान है, आप जानते हैं। पंचवटी का शाब्दिक अर्थ होता है 5 पेड़ों का 5 बटों का समूह, लेकिन पंचवटी से एक विशेष स्थान का बोध होता है। पंचवटी एक विशेष स्थान है, रामायण में, रामचरितमानस में आपने जरूर सुना होगा। तो इसलिए पंचवटी में जो समास होगा वो आपका बहुब्रीहि समास होगा, जी हाँ, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला के 5वें क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, वाक्य के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। दिया गया है जिसके अभाव में कोई कार्य संभव ना हो, जिसके अभाव में कोई कार्य संभव ना हो के लिए एक शब्द है। तो जिसके अभाव में कोई काम संभव ना हो उसको जो है अनिवार्य कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, अनिवार्य। जी हाँ, वह इस कार्य के लिए अनिवार्य है, अर्थात उसके बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। देखते हैं 6वें क्वेश्चन को। 6वां क्वेश्चन भी आपका एक मुहावरा का क्वेश्चन है, जो धूप में खूब सूख चुका हो से क्या अभिप्राय है? मुहावरा नहीं है, वाक्यार्थ पूछा गया है। तो जो धूप में खूब सूख चुका हो से क्या अभिप्राय होता है? ना तो बीमार होना होता है, ना धूप सेकना, ना रेगिस्तान में रहना। इसका सही अर्थ होता है, क्वेश्चन आसान है, ऑप्शन ये सही होगा, कड़ा परिश्रम करना। जी हाँ, कड़ा परिश्रम करना। तो ये होता है। ऐसे मुहावरों से, ऐसे वाक्यों से कभी भी सीधा अर्थ नहीं लगाया जाता है, इसका भाव लिया जाता है। कोई भी धूप में खूब सूख चुका हो अर्थात वह कड़ा परिश्रम करके जो है वो है। ठीक है, यहाँ पर एक मुहावरा और हम आपसे बताना चाहेंगे। एक मुहावरा है चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है निर्लज्ज होना। जी हाँ, निर्लज्ज होना। और यहाँ बात करें, जहाँ घड़े की बात आती है वहाँ निर्लज्जता से संबंधित ही कोई अर्थ होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के 7वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है आचार में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। यहाँ कहा गया है आचार में कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया जाए जिससे उसका अर्थ जुल्म हो जाए। पहली बात तो उपसर्ग जो है शब्द के शुरुआत में जुड़ता है, जैसे बालक शब्द है, इसमें यहाँ जो है शुरू में जुड़ता है सु, तो इस सु को आप उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। तो यहाँ पर शब्द जो है वो आपका आचार है। जी हाँ, शब्द आपका आचार है। अब आचार में आपको ऐसा उपसर्ग जोड़ना है जिससे पूरे बने हुए शब्द का जो है अर्थ जो है वो जुल्म हो जाए, अत्याचार हो जाए। तो फिर यहाँ पर आप जो है अति अगर जोड़ते हो तो अति जोड़ने पर ई का यण संधि के तहत ई का या बन जाएगा, तो आधा ता बचेगा, हो जाएगा आ, आधा ता, ई का या बनेगा, आगे से बड़ा मात्रा मिलेगा और चार आप लिखेंगे, तो ये अत्याचार हो जाएगा। अर्थात अति उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द बनता है अत्याचार, और अत्याचार का ही अर्थ क्या होता है? जुल्म होता है। अर्थात आचार में अगर अति जोड़ा जाए तो उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अति। जी हाँ, अति। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के 8वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में 2 अयोगवाह वर्ण हैं, एक है आपका अंग और एक है आपका अहा। ये दोनों अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि इनका योग वर्णमाला में नहीं है, तो इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। यहाँ हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, अगर आप संस्कृत से संबंध रखते हैं, अगर हिंदी में पूछा जाता है अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका
2 वाला ऑप्शन सही होगा, संख्या 2 आप सही करेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन संस्कृत में पूछ लिया जाए कि संस्कृत में अव्ययभाव वर्णों की संख्या कितनी है, तो 2 नहीं तब आपको 4 सही करना होगा, क्योंकि संस्कृत में 2 और अव्ययभाव वर्ण हैं, एक उपध्मानीय है, एक जीवामूलीय है। ये दोनों और ऐड होते हैं तो वहाँ पर अव्ययभाव वर्णों की संख्या 4 हो जाती है, लेकिन हिंदी में 2 ही होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का 9वां क्वेश्चन। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः अस्थ व्यंजन है। अंतः अस्थ माने क्या होता है? अंतः माने होता है बीच में, और अस्थ माने होता है स्थित। अर्थात कुल मिला के अंतःस्थ का अर्थ होगा बीच में स्थित। अर्थात कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हुआ माना जाता है। तो 4 अक्षर ऐसे हैं, यारा लावा, ये व्यंजन और स्वर के बीच में स्थित हैं, इसीलिए यारा लावा इन 4 अक्षरों को अंतः अस्थ व्यंजन कहा जाता है। यहाँ बीच में स्थित अगर आप देखेंगे हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में बीच में नहीं है। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर है, फिर व्यंजन का स्पर्श व्यंजन है, फिर ये है। तो वास्तविक जो वर्णमाला है, आप संस्कृत में थोड़ा सा आपको जाना होगा, और महर्षि सूत्र में सभी अक्षरों को, सभी वर्णमाला को रखा गया है। तो महर्षि सूत्र की वर्णमाला को ध्यान में देंगे तो वहाँ पर सबसे पहले स्वर है, फिर बीच में अंतस्थ व्यंजन यारा लावा है, फिर बाकी अक्षर हैं। तो इस प्रकार इसको इसलिए बीच में स्थित कहा जाता है। तो या ला भी है और रावा, यारा लावा 2 ऑप्शन में बांट दिया गया, अर्थात दोनों ऑप्शन सही होगा। अर्थात कुल मिला के आपका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन को। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का एक अक्षर है। टा वर्ग 5 वर्ग हैं, एक तो है आपका का वर्ग, एक चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। का वर्ग में का खा गा घा अंगा 5 अक्षर हैं, चा वर्ग में चा छा जा झा इया 5 अक्षर हैं, टा वर्ग में टाठा डाढ़ा अड़ा ये 5 अक्षर हैं। इसी प्रकार ता वर्ग में ता था दाधा ना 5 अक्षर हैं, और अंतिम पा वर्ग में पाफा बाभा माँ 5 अक्षर हैं। अर्थात ये 5 लाइनों को नाम दे दिया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। चलिए, तो यहाँ पर पूछा गया टा वर्ग का एक अक्षर ढूंढना है आपको, टाठा डाढ़ा अड़ा में से कोई एक अक्षर आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए आपका है डा, टा ठा डा, ये टा वर्ग का एक अक्षर है। बाकी ये जो है पा वर्ग का अक्षर है, ये का वर्ग का अक्षर है, ये भी का वर्ग का अक्षर है। पा और का खा का वर्ग का अक्षर, का खागा ये भी का वर्ग का अक्षर, पा फबा में से पा है तो ये पा वर्ग। अर्थात इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डा। जी हाँ, डा। तो इस प्रकार से हमने आज की इस श्रृंखला में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं उसमें सब आप शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे हमारा चैनल मजबूत हो और हमारा उत्साह बढ़े, हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते रहें। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हिंदी का। इसी तरह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हिंदी का। इसी तरह आपको प्रैक्टिस सेट हमेशा मिलते रहेंगे, और आपकी परीक्षा तक आपको हम इतने प्रश्नों से रूबरू करा देंगे कि हर प्रकार के प्रश्न के लिए आप जो है तैयार होंगे। हर चैप्टर से जो प्रश्न आएंगे उनके लिए आप तैयार होंगे, और हिंदी से एक अच्छा नंबर आप प्राप्त करेंगे। हिंदी से वैसे भी आपको हर सब्जेक्ट से अच्छा नंबर मिलता ही है, तो थोड़ा सा और ध्यान देंगे, हमारे साथ रहेंगे तो आपको हिंदी से बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो ये प्रैक्टिस सेट हम आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो प्लेलिस्ट है हमारी, प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हमने बना रखे हैं, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। तो विदा लेता हूँ मैं बाल मुकुंद आज के इस वीडियो से। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।